Stars, I'm a fool for your love. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना है। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया अभी, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब मैंने आपको अभी बताया था। वैसे ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में किस चीज के लिए एग्रीमेंट? रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि हम पार्टनर्स जो है आपस में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, कितनी किसको कमीशन, कितनी सैलरी, वो सब हम डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इमर्ज कैसे हुआ था, मतलब एग्जिस्टेंस में कैसे आया था, क्या जरूरत पड़ी थी कि हमें पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनवाना पड़ा। अब ध्यान से समझना, जब पहली बार इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कह सकते हैं पहली बार पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया होगा। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट का मतलब समझना कि जब लोगों ने ये सोचा होगा कि हम मिल के बिजनेस करते हैं, 2 या 3 या 5 लोग मिल के बिजनेस करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो उनके दिमाग में पार्टनरशिप वर्ड भी नहीं होगा। जब पहली बार कॉन्सेप्ट आया तो क्या कहा होगा कि यार मैं अकेला काम कर नहीं पा रहा, एक काम करते हैं, हम मिल के बिजनेस करते हैं, थोड़ा पैसा तू डाल, थोड़ा मैं डालूंगा, जो कमाएंगे बांट लेंगे। ऐसी बात आई होगी। तो जब ये बात दिमाग में आई, शुरू में तो उन्होंने मिलकर काम किया, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है पार्टनर्स या इंसान के बीच में लालच आता है कि भाई अब जो कमाई हो रही है मैं इसको क्यों दूं, ये तो बहुत कम आता है काम पे, या ये आता है तो ये करता क्या है, बैठ जाता है आके, सिर्फ मैं कमा के मैं अपने घर न ले जाऊं। यानी कि उनके बीच में क्या जनरेट हुए? डिस्प्यूट्स, झगड़े होने शुरू हुए। जितनी ज्यादा पार्टनरशिप शुरू हुई थी उससे ज्यादा झगड़े होने शुरू हो गए थे लोगों के बीच में। अब उन झगड़ों का कारण क्या होता था? कोई छोटी सी बात, वो कहता था कि सर मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, मुझे सैलरी चाहिए। दूसरा कहता है सर सेल तो मैंने करवाई, मुझे कमीशन चाहिए। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे। झगड़े का एंड रिजल्ट क्या होता है? दे यूज्ड टू फाइल अ केस इन द कोर्ट। कोर्ट में केस पहुंचता है कि जी 2 लोग हैं आपस में मिलके बिजनेस कर रहे थे और उनके बीच में झगड़ा हो गया। कोर्ट कहती है ये क्या हो रहा है, ये बिजनेस मिलके करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उस टाइम तो पार्टनरशिप इमर्ज ही नहीं हुई थी। तो देखा 2, 3, 5, 10 केस में जब ऐसे सेम सिचुएशन आने लगी तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि आप एक रूल्स बनाए कि जो लोगों के अंदर नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है ना मिलके काम करने का, इसको एक नाम दें। नाम दिया गया पार्टनरशिप। अब उस पार्टनरशिप के कुछ रूल्स बनाए कि ये झगड़े ना करें। तो उन्होंने रूल्स बनाने के लिए इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में एक चीज बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एक्ट। एक्ट मींस लॉ। लॉ बना देंगे उस चीज से रिलेटेड। तो इंडिया में बनाया गया एक पार्टनरशिप एक्ट। क्या बनाया गया? पार्टनरशिप एक्ट। लॉ बना दिया पार्टनरशिप से रिलेटेड, पर वो इंडिया का लॉ था तो नाम रखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब बना था ये? 1932 में बना था ये। समझ आई? जो मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप एक्ट समझ आया क्यों बना? इस एक्ट में कोई भी एक्ट आप उठाएंगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी बातें लिखनी होती है। सबसे पहले तो लिखना होता है कि ये एक्ट का इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 में हम क्यों बना रहे हैं। सेक्शन 2 में आता है ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होगा। इंडियन पार्टनरशिप है तो पूरे इंडिया में, पहले जो एक्ट में लिखा हुआ है ना 1932 वाले में, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां का एक्ट ही अलग है। तो सेक्शन 2 में बताया जाता है, बेटा वो तो अब आर्टिकल के हिसाब से हटा दिया गया है, मैं तो पुराने एक्ट की बात कर रहा हूं आपसे। तो वो सेक्शन 2 में बताते हैं कि एक्ट कहां कहां अप्लाई होगा। सेक्शन 3 में कि इसके बारे में और इंट्रोडक्शन दिया। सेक्शन 4 में इसकी दे दी डेफिनेशन। तो मैंने इसीलिए लिखा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप मीन्स। तो सेक्शन वाइज हमने पूरे लॉ को डिवाइड किया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी बताओ भैया, अगर हम इंडिया के हैं बाहर किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करना है, बेटा आपका बिजनेस, अब ये आप जो मेरे से बात पूछना चाह रहे हैं, इट डज नॉट बिलोंग्स टू अकाउंट, इट बिलोंग्स टू इनकम टैक्स। फिर भी मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं।
कि अगर आपने इंडिया से बाहर से कोई पर्सन आके बिजनेस करना चाहता है आपके साथ, कहाँ पे? इंडिया में ना? इंडिया में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं ना। मुझे सोल्यूशन, मुझे एग्जैक्ट बताओ, इंडिया में करना चाहता है या आप बाहर जाके दूसरे देश में करना चाहते हो? नहीं बेटा देखो, दोनों बातें अलग होगी। अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, क्योंकि आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। और आप यहां से जाके वहां पे जाके बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे उस देश का एक्ट लगेगा ना, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ जाएंगे आप। बात समझे? क्योंकि दोनों बातों में फर्क है। आपने कह दिया सर कहीं भी, एक लोकेशन तो होगी ना। अब वो कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस यहाँ पे भी है वहां पे भी चल रहा है, फिर कहां पे होगा सर? है ना? फिर उसका लॉ में आंसर लिखा है जहां पे आपका हेड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पे आपका बिजनेस कंट्रोल होता है। ये जो आंसर है आप किसी और टीचर से पूछना, वो कहेगा फालतू की बात मत कर, यहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि इसके आंसर हमारे अकाउंट्स में है नहीं, इसके आंसर है इनकम टैक्स एक्ट में, जो वहां पे पढ़ने पड़ेंगे। और आपको पता है हमारे सहारनपुर में कैसी पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए हम भी इसी पे आते हैं वापसी। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि एक एग्रीमेंट की बात हो रही है। अब वो जो एग्रीमेंट है कहां पे हमने पढ़ा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो बना, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये एक्ट में रूल्स बना रहे हो आप। एक्ट में क्या लिख रहे हैं? मैंने आपको अभी बताया था स्टोरी में कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक्ट बनाओ जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाए। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने कहा एक डीड बनाओ, एक चीज लिखो, उसका नाम रखो पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब उसमें कंपलसरी कर दो कि हर एक को क्या बनाना जरूरी है? एग्रीमेंट किस चीज का? कि आपकी टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेंगी जिससे कि फ्यूचर में कोई भी झगड़े ना हो। उसके लिए एग्रीमेंट बनवाया। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट है? कि आप उसमें टर्म्स और कंडीशन लिख लें। बेटा ध्यान से सुनना, एक पेपर लें, उस पेपर पे जो भी आप करना चाहें आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये गवर्नमेंट बताएगी, सोच के बताना। आप सबका बिजनेस है, आप सब पैसा लगा रहे हैं, आप अपने भाई या अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपका पैसा है। आप कितना प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, किसको ज्यादा देना चाहते हैं, किसको सैलरी देनी है, ये आप डिसाइड करेंगे या सरकार डिसाइड करेगी? आप डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, सब कुछ तो आपका है, तो आप डिसाइड कर लें। सरकार कह रही हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम कर लेना, जो भी डिसाइड कर रहे हो ना भाई, इस पे एक पेपर पे लिख के, पेपर पे जितने भी पार्टनर हैं सबके साइन करा लेना और ऊपर कोर्ट की स्टैंप लगा लेना कि ये एग्रीमेंट बन गया। कल को कोई पार्टनर बाद में आता है ना झगड़ा लेके, ये मुझे सैलरी नहीं दे रहा, मतलब भाई एग्रीमेंट दिखा, क्या डिसाइड हुआ था? एग्रीमेंट में जो लिखा होगा दैट विल बी द फाइनल ओनली। कोई भी पार्टनर आ जाए तो सोल्यूशन विल बी द एग्रीमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट डिस्प्यूट सेटल करना चाहती थी, आपके बिजनेस में इंटरफेयर करना नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया? एग्रीमेंट बना लो, दैट्स इट, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा एग्रीमेंट में 5 बातें जरूर लिख लेना। कौन कौन सी? पहली, सैलरी कितनी कितनी मिलती है, सैलरी या कमीशन, दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी वो भी लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये 5 बातें जरूर डिसाइड कर लेना, क्योंकि जनरली इसी पे झगड़ा हो रहा है। कोई पार्टनर कहता है मुझे कमीशन चाहिए, कोई कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कोई कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चाहिए देना है। तो वो सब झगड़े ना हो, प्लीज इन 5 बातों के बारे में अपनी डीड यानी एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कर लें। समझ आ गई बात जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। कह रहे आपको सैलरी एक को देनी है ना, तो वहां लिख दो ए इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, सारी उसी को दे दो हमारी तरफ से, पर झगड़ा मत करके आना यहाँ पे। समझ आया? तो दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द पार्टनर्स। उसका अल्टीमेट सोल्यूशन दिया। पर भाई ऑब्वियसली हम कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। वी आर इंडियंस। सरकार ने कहा हम घर वालों की नहीं मानते। ये तो सरकार कह रही है हम एग्रीमेंट बनाते नहीं, जो होता हो कर लो, हमारा बिजनेस हमारा पैसा, हम नहीं बनाते। ना बनाओ। झगड़ा करके अगर मेरे पास आए, सरकार बोल रही है नहीं बनाना एग्रीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर झगड़ा करके आए तो मैं जो अब रूल्स लिख रहा हूं वो आपको मानने पड़ेंगे। ये तो दे दिया फ्री हैंड, जैसे पेरेंट्स कहते बेटा ले फोन,
ये ले एक्टिवा 12th में नंबर आने चाहिए, ट्यूशन लगा रहा है ना, फोन भी चाहिए रास्ते में, एक्टिवा की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो बता देना। और प्री बोर्ड में आ रहे हैं 5 में फेल, ला भाई सबसे पहले तो फोन, फिर एक्टिवा की चाबी। क्यों? पहले तो दे दिया फ्री हैंड, जो मर्जी कर लो, फिर भी नहीं पढ़ रहे, अब जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। ऐसी सरकार ने कहा पहले जो मर्जी लिख लो एग्रीमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं लिख रहे, झगड़ा कर रहे हो। अब देखो क्या रूल बनाएंगे, इधर ध्यान दें, हेडिंग क्या लिख रहा हूं, नो पार्टनरशिप डीड, यानी कि कोई डीड नहीं है, या फिर डीड इज साइलेंट। अब डीड इज साइलेंट का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना। नो पार्टनरशिप डीड तो बच्चे को समझ आता है, जब डीड इन साइलेंट वर्ड आता है इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन इसको अगर हम सोचें तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि सर डीड तो बनाई है, पर डीड इसमें से किसी पॉइंट के बारे में लिखना भूल गई, तो क्या रूल लगेंगे जो हम यहां लिखने वाले हैं, क्या रूल होंगे, ध्यान से देखिए। इसके आगे मैं समझाने के लिए सिर्फ अभी क्रॉस और टिक लगा रहा हूं। सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को, सैलरी और कमीशन नहीं मिलने वाली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बटेगा दैट विल बी इक्वल, प्रॉफिट जो हम बांटेंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि कोई पार्टनर अगर कह रहा है ना कि सर मैंने पैसे ज्यादा लगाए थे, इसने कम लगाए थे, प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा भाई, डीड नहीं है ना, कहा था लिख ले, नहीं लिखा, अब सब बराबर है 9 के लिए, किसी ने कितना भी लगा रखा हो, चाहे उसने 1 रुपया भी नहीं लगा रखा, उसको भी इक्वल पार्टनर मानेंगे। क्लियर हो गई बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ये तो मैंने राइट में समझा दिया आपको कि लोन पे इंटरेस्ट मिलता है 6% का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड, यानी कि सिर्फ 2 चीजें होंगी, एक तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम पे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर लोन क्यों मिल रहा है 6% जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, लोन पे क्यों दे रही है सरकार? इस चीज को लेके इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखा सरकार ने? इसे भी क्रॉस करवा देते ना, सिर्फ प्रॉफिट इक्वली बंटवा देते, वो तो बात समझ आ गई। ध्यान से सुनना, लॉ ने इसको अलाउ क्यों किया, उसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजन है उनका। कह रहे हैं अगर आप पार्टनर से पैसा ना लेते, आप बाहर मार्केट से लोन लेते, उसे भी इंटरेस्ट देते या नहीं देते? देते ना, वो पार्टनर नहीं है तब देते उसे लोन पे इंटरेस्ट। अब ये अपनों ने मदद कर दी तो उसको नहीं कमाने देंगे, बाहर वाला कमा ले। सिंपल सी बात है, पार्टनर इज योर्स ओनली। आप ही पार्टनर अगर पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं फर्म को, लोन का मतलब क्या है, कैपिटल से अलग पैसा दिया उसने, कहीं और से लेते तो इंटरेस्ट देते ना, इसको देने में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर है, दिस इज रॉन्ग, तो आप इसको इंटरेस्ट दें, पर वो पार्टनर नाजायज फायदा ना उठा ले, तो इसलिए लिख दिया कितना देंगे 6%। ना तो वो पार्टनर फालतू बोले जिसने लोन दिया है, और जिसने लिया है वो भी फालतू ना बोल पाए, इसलिए परसेंटेज भी कोट कर दी, बहुत जेन्युइन परसेंटेज रखिए, पूरे साल का 6% देंगे। क्लियर हो गई बात? तो दीज आर द रूल्स एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पेपर में क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा, मैं पहले बता देता हूं, 1 नंबर का आएगा, आपको कंडीशन देके रखेंगे। किस तरह की कंडीशन? देखो अजीब सा क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चा घूमता रहेगा, सोचता रहेगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूं कैसे लिखना है। क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे लिखा है ABC आर पार्टनर्स, they employed a capital of rupees 2 lakh, 3 lakh and 5 lakh respectively. A ने 2 लाख, B ने 3 लाख, C ने 5 लाख। B is a working partner whereas A and C are non-working partners. B work more than A and C. They do not have deed between them. On the basis of above information, B wants that he should get a salary of rupees 5,000 per month because he is a working partner and working more than the A and C. B wants this, however, A and C does not want to accept the claim of B. According to the provisions of Income Tax Act, who is correct? आप समझे क्वेश्चन की लेंथ देखो, मैं बोलता चला गया 1 पेज का क्वेश्चन 1 नंबर का, बच्चा कहता है सर ये क्या है, 1 नंबर में इतना पढ़ो। आपको सिंपल सी 1 लाइन पढ़नी थी, क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है, इधर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी कुछ कह रहा हो,
मैंने कोई चीज नहीं देनी, प्रॉफिट इक्वली बांटूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दूंगा, बाकी कुछ भी बोलता रहे, सुनाता रहे कहानियां, मैं पढ़ता रहूंगा। लेकिन अगर तुमने बात करी होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो मैं कितना देने वाला हूँ, और प्रॉफिट इक्वल, दैट्स इट। वो कहानी कभी ऐसी भी घुमाएगा कि बी ने फॉर्म को लोन दिया है और वो चाहता है कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, उसे वो मिले। अरे मार्केट गई ऐसी की तैसी में, डीड साइलेंट है ना, डीड नहीं बनाई, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे, अब बच्चा कहता है सर मैं लिखाऊंगा ए एंड सी इज करेक्ट, देयरफॉर बी शुड नॉट गेट सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन, या लोन मिलेगा तो 6% पे मिलेगा। कह रहे मैं ऐसी बात लिखाऊंगा, आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। आपको क्या लिखना है, मैंने अभी इंट्रोडक्शन समझाया, आप लिखेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ डीड इज साइलेंट, जो पूछा आपसे, मान लो सैलरी का पूछा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ डीड इज साइलेंट none of the partner is allowed any salary, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, hence the claim of B is incorrect and the claim of A and C is correct। आपको पहले बताना पड़ेगा क्यों करेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, पहले रीजन दे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमने पढ़ा है कि अगर डीड नहीं होगी तो ऐसा करना है। अब बताओ क्या पूछ रहे हो। डीड होगी बेटा, अगर डीड होगी, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। नहीं, सुनो, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सर डीड है और इंटरेस्ट ज्यादा, डीड में लिखा है ना, तो मैंने क्या कहा था, डीड में जो लिख दिया, डीड में 50% लिखा हो, मेरे को देना पड़ेगा। डीड में क्या है समझो आप बेटा, 1 मिनट अहमद, डीड में अगर कोई बात लिख दी, डीड में लिखने का मतलब है सबने साइन कर दिए, सब एग्री कर गए ना, देना पड़ेगा जो लिखा है, चाहे सारा बिजनेस उसके नाम सौंपने की जिम्मेदारी हो जाए हमारी। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, यही पीछे जो पढ़ा था हमने, उसमें भी लिखा हुआ था इंटरेस्ट 6% का। तो बात कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे ना, एक ही बात बोल रहे ना। प्रॉब्लम तो आती, वहां 8 लिखा सर, यहाँ 6 लिखा, क्या करूं? समझो बात को, अगर हाँ मिनिमम 6 नहीं, 6 ही है, बात खत्म। अगर डीड में लिख दिया 50% या 100%, सारा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीड नहीं है तो ये रूल लगेंगे, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास, यस, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आ जाता है, कई बार आ चुका है, व्हाट आर द प्रोविजंस एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट है तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, आप लिखेंगे। अब बच्चा क्या कहता है, सर वहां तो आपने टिक और क्रॉस लगाए थे, क्या लिखना, ऐसे ही लिख दें? नहीं, आप लिखेंगे इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। नंबर 1, यहाँ पे क्रॉस था ना, तो आप लिखेंगे none of the partner या no partner is allowed any salary, profit sharing ratio between partner will be equal, interest on capital will not be allowed, interest on loan will be given at the rate 6%। अब ध्यान से, interest on drawings is to be charged at the rate, is not to be charged, sorry, interest on drawings is not to be charged। मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया चार्ज, और इसके लिए अलाउड, और इसके लिए भी। ऐसा क्यों सर? बेटा ये दोनों चीजें पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनर को देनी होती है। आप सोचे फॉर्म ये पैसा दे रही है, सैलरी देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उनसे कैपिटल ही उस पर इंटरेस्ट देना है। ड्रॉइंग्स क्या होती है, वो पैसा जो ओनर बिजनेस में से ले गया, अब उससे इंटरेस्ट तो लेगी ना ड्रॉइंग्स पे, तो ये चार्ज होगा, वो दोनों अलाउड होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो एक बार इसे आप नोट करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए।